हेलो, आपके अपने सेलिंग नॉलेज गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं ऊपर, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच हमने लास्ट वीडियो से जो स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 है आपका, और हमने समझा था कि मांग की लोच किसे कहते हैं और मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। मांग की लोच के भी 3 भाग हैं, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच। 3 है, मगर अपने सिलेबस में हम देखें तो सिर्फ मांग की कीमत लोच के बारे में हमें पढ़ना है। तो मांग की कीमत लोच क्या है उसको हमने स्टार्ट किया था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। उसकी जो 3 विधियां हैं, 3 मेथड है। पहली है प्रतिशत अथवा अनुपातिक विधि, दूसरी है ज्यामितीय विधि अथवा बिंदु विधि, और तीसरी जो है कुल व्यय विधि। तो इन तीनों विधियों के बारे में पढ़ना। पहली विधि हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, और अभी तक आपने उसको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। साथ साथ जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उनके प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं और उन लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको बेसिक्स जो है वो अच्छे समझ आ सके। ओके, बढ़ते हैं हम इसमें। आज हम समझते हैं कि मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने की जो ज्यामितीय विधि है वो क्या है। अब बात आती है ज्यामितीय विधि के अलग अलग नाम है, वो आपको ध्यान रखना है। ज्यामितीय विधि को हम बिंदु विधि भी कहते हैं, ग्राफिक विधि भी कहते हैं, और साथ साथ रेखा गणितीय विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ग्राफ में बनाते हैं, इसलिए ग्राफिक विधि, रेखा गणितीय विधि हो गई। और बिंदु विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विधि के अनुसार हम मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करते हैं। और ज्यामितीय विधि इसलिए कहते हैं कि इसको ग्राफ में बनाते हैं। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, चारों में से किसी भी नाम से अगर आपको पूछे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होकर बस जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। प्रतिशत या अनुपातिक विधि हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास 2 अलग अलग कीमतें, पुरानी कीमत, नई कीमत, पुरानी मांग मात्रा और नई मांग मात्रा, तो जब हमारे पास 2 अलग अलग कीमतें हों और 2 अलग अलग मांग मात्रा हो, तब हम प्रतिशत अथवा अनुपातिक विधि का प्रयोग करते हैं। पर जब हमें मांग के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी हो, तब हम इस ज्यामितीय विधि का प्रयोग करते हैं। तो अभी तो हम देख लिया कि जब अलग अलग कीमत में पास हो, अलग अलग मांग मात्राएं हो, तो हम प्रतिशत अनुपातिक विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर? प्रतिशत अथवा अनुपातिक विधि का प्रयोग करते हैं। पर जब हमें मांग के किसी बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात करना हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि हम, जैसे कि हमने यहाँ पे एक मांग वक्र बनाया डी, इस मांग वक्र के इस बिंदु पर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को स्पर्श करके एक रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। और फिर इस स्पर्श रेखा को देखते हुए हम मांग की लोच को निकालेंगे कि यहाँ पर मांग की लोच क्या है। क्योंकि ये विधि क्या करती है कि इस विधि के अंतर्गत मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। यानी हमें इस मांग वक्र के इस बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात करना है, तो इस स्थिति में हमें यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी और हम देखेंगे यहाँ पर मांग की लोच क्या होगी। माना कि यहाँ पर हम देखते हैं कि मांग वक्र का निचला भाग जो है वो हो गया 2 सेंटीमीटर और ऊपरी भाग हो गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिंदु से मांग वक्र का निचला भाग 2, ठीक है, यहाँ पर मांग की लोच हो जाएगी 2/3। ऊपरी भाग क्या है यहाँ पर? 3, निचला भाग 2, ऊपरी भाग 3, तो यहाँ पर 2/3 करेंगे, आंसर क्या जाएगा आपके 0.66। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मांग की लोच को ज्ञात करते हैं यहाँ पर, जब एक बिंदु पर हम मांग की लोच ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या बात है कि मांग वक्र के किसी बिंदु पर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है, इस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मांग वक्र की विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक मांग वक्र बनाते हैं, मांग वक्र एक डायरेक्ट स्पर्श रेखा बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पूरी इस मांग वक्र को बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया है y अक्ष को, यहाँ पर हो गया x अक्ष, यहाँ पर आपको पता हम कर लेते हैं कीमत, और यहाँ पर आप ले लेंगे मांग मात्रा। अब इस स्पर्श रेखा पर अलग अलग बिंदु हम लेंगे। एक बिंदु ले लिया हमने बिल्कुल y अक्ष पर, एक बिंदु ले लिया हमने बिल्कुल x अक्ष पर, एक बिल्कुल सेंटर में। इसका सेंटर कहाँ आ रहा है? पहले क्या करना, आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है स्केल से। यहाँ पर बोर्ड है थोड़ा सा, तो बिल्कुल एक
वापस ऐसे ही, कोई बात नहीं, वापस बनाते हैं। तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है और उस स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेंगे एक तो, ठीक है। सेंटर पॉइंट जो है वो, चलो उसको वापस बनाते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन खींची और बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट यहां पर लेना है, ठीक। सेंटर पॉइंट लेना है एक तो बिल्कुल, और इन दोनों का सेंटर एक लेंगे, एक सेंटर यहां लेंगे और इनके अलग नाम दे देंगे हम। ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। तो अब इन विभिन्न बिंदुओं पर मान की लोच को कैसे ज्ञात करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल को कैसे डिस्क्राइब करना है, क्या इसका विवरण होता है, वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो इसके समझने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग बिंदु को ले लें। सबसे पहले लेंगे हम बिंदु ई को, ठीक है। अलग अलग बिंदु को लेकर हम यहाँ पर शुरू करते हैं। बिंदु ई को लेते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन हमने लिया बिंदु ई। अब बिंदु ई पर आप देख रहे हैं ये वाला बिंदु ई हो गया। इस बिंदु ई के नीचे कोई पार्ट है क्या? कुछ नहीं, जीरो। तो हम क्या लिख देंगे, बिंदु ई पर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है इसका, बिंदु से मांग वक्र का निचला भाग। इस बिंदु से मांग वक्र का निचला भाग कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर जीरो लिख देंगे। इस बिंदु से मांग वक्र का ऊपरी भाग कितना है, ए ई, ठीक है, ए ई। तो अगर आप जीरो में ए का डिवाइड कर रहे हैं, आंसर क्या जाएगा, जीरो। तो यहां पर मांग की लोच भी क्या हो जाएगी आपके, शून्य, जीरो, ठीक। अब हम बात करते हैं बिंदु डी की। बिंदु डी ले लेते हैं अपन। बिंदु डी पर आप देख रहे हैं मांग वक्र का निचला भाग कितना है, डी ई, डी ई। ये हो गया आपके पास डी ई, और ऊपरी भाग कितना है, ए डी, ए डी। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डी ई जो है वो ए डी से कम है, यानी ऊपरी भाग ज्यादा है, निचला भाग कम है। तो आप उस कंडीशन में जो डिवाइड करेंगे वो क्या आएगा, आंसर एक से कम आएगा। इसलिए यहां पर मांग की लोच हो जाएगी एक से कम, ठीक। अभी तो हम उसमें यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो अभी रुकिए, आप जाइए मत, घबराइए मत। हम यहाँ पर नंबर्स लेके फिर फाइंड करेंगे कि मान की लोच क्या, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मगर आपको एग्जाम कैसे रिप्रेजेंट करना है वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो घबराइए बिल्कुल मत, अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, इसी कर्व में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या है। फिर हम बात करते हैं बिंदु सी की। अब बिंदु सी पर मान की लोच क्या होगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, सीई अपॉन एसी। निचला भाग सीई, ऊपरी भाग एसी। तो सीई अपॉन एसी, दोनों भाग क्या है, बराबर है आपस में, सीई इज इक्वल टू एसी। तो उस कंडीशन में मान की लोच, दोनों भाग बराबर है, सीई और एसी दोनों बराबर है, तो मान की लोच क्या हो जाएगी, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा, एक के बराबर आएगा, तो मान की लोच यहां पर एक के बराबर। अब हम बात करते हैं बिंदु बी की। बिंदु बी पर हम लेते हैं क्या होगी मान की लोच, निचला भाग क्या है, बीई, ऊपरी भाग ए बी, तो बीई अपॉन ए बी। अब आप देख रहे हैं कि निचला भाग ज्यादा है, निचला भाग ज्यादा है, ऊपरी भाग कम है, तो बीई इज मोर देन ए बी, ठीक है। बीई इज मोर देन ए बी, ये वाला पार्ट ज्यादा है, ये वाला पार्ट कम है, उस कंडीशन में आंसर क्या होगा, एक से ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर मान की लोच भी एक से ज्यादा होगा, किससे आएगा वो देखते हैं। फिर हम बात करते हैं बिंदु ए की। अब बिंदु ए को लेते हैं, तो बिंदु ए पर निचला भाग क्या हो गया, पूरा ए ई, ऊपरी भाग कुछ है क्या, ए के ऊपर कुछ नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब आप जीरो का डिवाइड किसी में करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत आता है। तो जाहिर है यहाँ पर मान की लोच में क्या हो जाएगी, अनंत। तो 5 प्रकार की, बिंदु ए पर 0, बिंदु 2 पर 1, एक से कम, बिंदु सी पर एक के बराबर, बिंदु बी पर एक से अधिक, बिंदु ए पर अनंत। अब ये कैसे आती वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई एग्जाम में रिप्रेजेंट करनी, पर ये क्या एक्चुअल में वो हमें देखना होगा, क्योंकि हमें तो एग्जाम प्रैक्टिकली देखना है ना।
आपको समझ में तब आएगा जब हम इस किसी चीज को प्रैक्टिकली लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल को लेते हैं, हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं। सपोज ये है नंबर 0, ये 1, 2, 3 एंड 4। अब हम बिंदु ई की बात करते हैं। बिंदु ई पर निचला पार्ट कुछ है क्या? कुछ नहीं है, 0। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निचला भाग 0, ऊपरी भाग कितना है? 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर। ये 4 का डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा? 0। इसलिए यहाँ पर मान की लोच हो जाएगी आपके 0। इसलिए आप देख रहे हैं बिंदु ई पर मान की लोच 0 आ रही है। सिंपल। अब हम बात करते हैं बिंदु डी की। बिंदु डी पर निचला पार्ट कितना है? 1 सेंटीमीटर, ऊपरी पार्ट 1 2 3, कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। 3 का डिवाइड किया, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? 0.33। तो आप क्या देख रहे हैं, आंसर क्या हो रहा है? 1 से कम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मान की लोच हमेशा 1 से कम होती है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंदु डी पर मान की लोच 1 से कम है। क्यों? क्योंकि निचला पार्ट कम है, ऊपरी पार्ट ज्यादा है। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट आपके माइंड में आता है कैसा लग रहा है वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिंदु सी पर प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है, वो समझना है। तो निचला पार्ट कितना है? 1 2 सेंटीमीटर, ऊपरी पार्ट 1 2 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसलिए यहाँ पर मान की लोच जो है वो 1 के बराबर है। आप देख सकते हैं बिंदु सी पर मान की लोच 1 के बराबर। ओके, अब हम बात करते हैं बी पर। 1 2 3, निचला पार्ट 3, ऊपरी पार्ट कितना? सिर्फ 1। तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा? 3। 1 से ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर मान की लोच जो वो 1 से अधिक होगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं बिंदु ए की। बिंदु ए पर क्या देखें? अनंत है। तो यहाँ पर अनंत कैसे आ रही है वो देखना है। निचला पार्ट कितना है? 1 2 3 4, कितना है? 4 सेंटीमीटर। ऊपरी पार्ट कुछ है क्या इसके? कुछ नहीं है, तो 0 का डिवाइड करेंगे, आंसर क्या जाएगा? अनंत। इसलिए यहाँ पर इस बिंदु पर मान की लोच क्या हो जाएगी? अनंत। आगे बात समझ में? तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, एग्जाम आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमने देख लिया। फॉर्मूला क्या है वो देख लिया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी को फाइंड करते हैं। तो एग्जाम में आप पूछते हैं तो आपको बताना है कि ये क्या है, मेथड क्यों यूज होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो हमने यहाँ पर देख लिया डिटेल में। हो सकता है कि आप अलग अलग नोट्स पढ़ते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते हो, तो अलग अलग तरह का आपको विवरण एक्सप्लेनेशन देखने को मिले, मगर मेन बेसिक बात क्या है वो हमने यहाँ पर समझ ली। पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग बुक्स में, अलग अलग नोट्स में। तो इस प्रकार से उसको फाइंड करते हैं। अब बात आती है, ये तो जब एग्जाम में पूरा एक बड़ा क्वेश्चन पूछे कि मान की कीमत लोच को ज्ञात करने की ज्यामिति विधि को बताइए, अथवा बिंदु विधि को बताइए, अथवा ग्राफिक विधि को बताइए, अथवा रेखा विधि का वर्णन कीजिए, तब आपको पूरा डिटेल में बताना होगा। मगर आपको एग्जाम हो सकता है 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछे। कैसे पूछते हैं? आपको क्या है, एक चित्र दे देंगे और पूछ लेंगे कि इस बिंदु पर तथा इस बिंदु पर मान की लोच क्या है। बिंदु ए पर, बिंदु बी पर मान की लोच क्या है। तो ए पर क्या हो गया आपको पता है, हमेशा क्या होती है x पर अनंत, तो आप लिख देंगे अनंत। फिर फॉर्मूला क्या है? मान मुख्य का निचला भाग अपॉन मान का ऊपरी भाग। निचला भाग है, ऊपरी भाग कुछ नहीं है, 0 है, तो उस कंडीशन 0 का डिवाइड करेंगे, अनंत आएगा। बी बिंदु पर निचला भाग कम है, ऊपरी भाग ज्यादा है, कम भाग में ज्यादा का आप डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा? 1 से कम आएगा। तो यहाँ पर मान की लोच 1 से कम। तो इस प्रकार से आपको अगर बिल्कुल सेंटर दे दिया तो 1 के बराबर, क्योंकि निचला ऊपरी दोनों बराबर है। इसके ऊपर वाला कोई पॉइंट दिया ये, तो यहाँ पर मान की लोच होगी 1 से अधिक, क्योंकि निचला पार्ट ज्यादा है, ऊपरी पार्ट कम है। तो मेन बात ध्यान रखनी है आपको, एग्जाम अगर 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। और इसमें आपको ध्यान रखना, हमेशा अगर x अक्ष पर पूछते हैं तो 0, y अक्ष पर पूछते हैं तो अनंत, बिल्कुल बीच में पूछेंगे तो 1 के बराबर, बिल्कुल बीच में से लेकर इस x अक्ष से ऊपर, यानी ये जो रेंज है इसके थोड़ा सा नीचे और इसके थोड़ा सा ऊपर, ये जो रेंज है इस रेंज का कोई भी पॉइंट हो जाए, ये वाला पॉइंट है, ये है, ये है, ये कोई भी पॉइंट हो, इस हर एक पॉइंट पर आपके लिए हमेशा मान की लोच होगी हमेशा 1 से कम। क्यों? क्योंकि निचला पार्ट जैसे आप सेंटर से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो कम हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है। फिर इस सेंटर से थोड़ा सा ऊपर और बिल्कुल वाइट से थोड़ा सा नीचे, इस रेंज की बात करेंगे तो इस कंडीशन में यहाँ पर मान की लोच हमेशा 1 से अधिक आएगी। मान की लोच होगी हमेशा 1 से ज्यादा होगी। क्यों होगी?
क्योंकि सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होते ही निचला पार्ट ज्यादा हो जाता है, ऊपरी पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने की ज्यामितीय विधि क्या है, किस प्रकार से इसको हम अच्छे से एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये विधि अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो को वापस देखिए, कहाँ आप अटके हैं, कहाँ क्या आपके क्या डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, पूछें, जवाब जरूर मिलेगा। और वीडियो लाइक जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करें, ज्यादा ज्यादा उसको शेयर करें। और आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप इकोनॉमिक्स की जो बेसिक टर्म्स हैं वो अच्छे से इजी वे से इजी लैंग्वेज में समझ जाए। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें समझेंगे कि कुल व्यय विधि क्या है, मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की कुल व्यय विधि क्या है, कुल खर्च विधि क्या है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी, बाय बाय।